हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जेई फैक्ट्री में। और इस नीट जेई फैक्ट्री के अंडर आप इस समय लेके चल रहे हैं तूफान बैच के अंडर में। और तूफान बैच के अंडर में आपको मिल रहा है वन शॉट। और वन शॉट आपका रहेगा कंटिन्यू अप टू 7 मई, जो आपको डील्स करेगा एक बेटर रिजल्ट के लिए। क्लियर? तो आइए हम लोगों ने स्टार्ट किया था पिछला लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि रेडियो एक्टिविटी। और उस रेडियो एक्टिविटी पे मैंने की थी चर्चा, जिसमें मैंने अल्फा और बीटा गामा रे को मैंने बताया था। प्लस इतना ही नहीं, मैंने ये भी बताया था कि कैसे हम अल्फा पार्टिकल, कैसे हम बीटा पार्टिकल, इनकी संख्या को काउंट करेंगे बाय द डिके। क्लियर? इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट करने जा रहा था रदरफोर्ड। आइए तो आज स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। प्लस इन्होंने अपने बातों को, कैसे चीजों को एक्सप्लेन किया था, कैसे बताया था कि मास का डिके कैसे होता है, कि कैसे फॉर्म में होता है। तो आइए हम समझते हैं। रदरफोर्ड क्या है? एक्सपेरिमेंट, या कहें रदरफोर्ड लॉ कहें, या कहते हैं इनके तत्व कह सकते हैं। ठीक, हमारे एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा रदरफोर्ड दे रखा है। ठीक, और ये सूडी है, इन्होंने एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन ये नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक रहिए, तो अल्टीमेट आपको ये नाम क्या रदरफोर्ड पता होना चाहिए। क्लियर रहिए। हाँ, रदरफोर्ड ने अपनी चीजों को पब्लिक तक कैसे पब्लिश किया था? इन्होंने सिंपल लफ्जों में ये कहा था कि कोई भी अगर न्यूक्लियस का है तो उसके पास जितने न्यूक्लियाई ज्यादा होंगे तो उसका डिके भी ज्यादा होगा। मतलब उसका डिके होने का जो रेट होगा वो भी ज्यादा होगा। डिके का आप यूं समझ लीजिएगा जैसे कि आने की किसी का डिकम्पोज होना, किसी का कोई लॉस होना। लॉस क्या है? आने की मास का लॉस होगा, और किसके वे में होगा? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि हम न्यूक्लियर फिजिक्स में इसको डील कर चुके हैं। क्लियर? हाँ, तो यहां इन्होंने ये बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था कि जो रेट होता है यहां पर आने की रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके। ठीक, हाँ, रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके। यानी डिके कहें या डिकम्पोज बोल सकते हैं, यानी कि लॉस भी बोल सकते हैं। ठीक नहीं? यहाँ इसको हम लोग ये बताया था रेट ऑफ डिके, इसको मैं अगर आर भी मान सकते हैं। ठीक, उन्होंने ये बताया था कि जिसके पास न्यूक्लियाई की संख्या जितनी ज्यादा होगी, मतलब उसका डिके भी ज्यादा होगा। आप यूं समझ लीजिएगा कि अगर कोई छोटी बॉडी है, मानते हैं एक चींटी है, चींटी की अगर डेथ हो गई है तो जाहिर सी बात है उसको डिके होने में, यानी सड़ने में टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर कोई हाथी है या बहुत बड़ा एनिमल्स है तो उसको डिके होने में टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन यह कंडीशन होना चाहिए कि उनका जो डिके होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट ऐसा है किसी का वो अनडिकम्पोजर है तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। मतलब ये वहां होना चाहिए सेम कंपोनेंट। जैसे हम बात कर रहे हैं कार्टिन की, बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं बॉडी में वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो ये बात रूल फेल हो जाएगी। तो ये वहां पर है, यानी कि न्यूक्लियाई पे। अब हम जानते हैं ये न्यूक्लियस है, इनके पास क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन से भरा हुआ है इसका न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर दौड़ा दिया कि बेटा जाओ तुम हमारी रखवाली करो बाहर, यानी कि ये सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? यहाँ यानी रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, न्यूक्लियस के अराउंड। अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो इन्हीं को बोलते हैं यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक, जो मैंने ऑलरेडी न्यूक्लियर फिजिक्स में डील कर रखा है अच्छे से। ठीक, हाँ, तो उन्होंने बताया था कि जितना जो डिके का होने का जो रेट होता है ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मतलब प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों को मिलाकर बोलते हैं न्यूक्लियाई। ठीक, हाँ, उन्होंने ये बताया था। अब जो रेट होता है, रेट को हम लिख सकते हैं dN अपॉन dt। तो जहां भी रेट आता है तो ये अपने आप को ये एक्सप्लेन करता है कि विद रिस्पेक्ट टाइम रेट। तो ये न्यूक्लियाई क्या है? ये संख्या है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन क्या? ये संख्या हो सकता है किसी के अंदर एक न्यूट्रॉन हो, किसी के अंदर 4 हो, किसी के अंदर 10 हो। ठीक, ये मैटर करता है कि डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट कौन सा है, हैवी है, लाइटर है। ठीक, यहाँ पर तो उन्होंने बताया जो डिके होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई।
वैल्यू मिलेगी एक जिसको बोलते हैं लैम्डा और यहाँ एन। ये लैम्डा बेटा ये वेवलेंथ नहीं है, ये साइंटिस्ट ने अपने नाम के ऑनर में नाम दिया था रदरफोर्ड कांस्टेंट, या बोल सकते हैं डिके कांस्टेंट बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, या डिसइंटीग्रेट भी बोल सकते हैं। ठीक हाँ, अब यहां लगा दिया मैंने माइनस। सर समझ में नहीं आया माइनस आपने क्यों लगा दिया? वो इसलिए लगा दिया कि जब कोई बॉडी डिके होती है तो उसकी बॉडी में क्या होता है, मास का क्या होता है, यानी डिक्रीज होता है। समझ नहीं आ रही है? तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, यानी माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि विद रिस्पेक्ट टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो मास क्या होगा, वो कम होता जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियाई की संख्या, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ठीक, यहाँ पर अब इसको हम देखेंगे यहाँ पर ये कैसे चीजों को हम लोग समझेंगे यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर अब हम करेंगे इसका क्या, इंटीग्रेट करें, वो डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर ये, तो इसकी वैल्यू यहाँ लेके आएंगे। तो अब देखना यहाँ पर आ जाएगा dn और यहाँ n आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा लैम्डा और यहाँ लगा दें dt लगा दें। आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा दें, इससे मैटर नहीं करता। ठीक, यहाँ पर अब देखिएगा इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर dn और यहाँ n और यहां मैंने लगा दिया यानी कि माइनस के लैम्डा और डी टी यहां लगा दिया। इतना क्लियर? ये जो साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ये कर रहा है इंटीग्रेशन। क्लियर? तो मान लेते हैं हमारे पास जब न्यूक्लियाई यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब डिके होना स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो उस समय मैंने मान लिया इनकी संख्या क्या है, यानी कि मैंने मान ली यानी n नॉट संख्या है। अब देखा कुछ पल बाद, हो सकता है 1 मिनट बाद, हो सकता है 1 घंटे बाद, हो सकता है 10 साल बाद। ठीक, तो मैंने माना कि जो न्यूक्लियाई की संख्या रह गई उनको मैंने मान लिया n, यानी कि n डिके कितने बर्बाद होने से रह गए, कितने न्यूक्लियाई जो अभी डिकम्पोज नहीं हुई है। अब यूं समझ लीजिएगा कि जैसे कोई एक एनिमल्स है और उसकी कल कोई डेथ हुई है कुछ, और मान लेते हैं अगर आप 2 घंटे बाद जाओगे तो हो सकता है पूरी बॉडी वहां मिले, डिकम्पोज नहीं हुआ हो। लेकिन वहीं अगर आप 1 महीने बाद जाओगे तो हो सकता है वहां आपको उसका नामो निशान ना मिले, पूरी बॉडी डिकम्पोज होगी, किसमें तब्दील हो गई होगी, यानी कि भूमि मतलब मिट्टी में मिल गई होगी। ठीक, तो इसी प्रकार मैंने मान लिया कुछ है अनडिके जो कि बच गए हैं। यहां जब स्टार्ट नहीं हुआ है डिके, टाइम 0 स्टार्ट हो गया है, उस टाइम को मैंने बोल दिया टी टाइम। क्लियर? तो इसको सॉल्व करोगे तो पाओगे वैल्यू, आप यहां पाओगे ये वैल्यू, यहां देखिएगा इसको, यहां देखिए ना इस चीज को, यहां पाओगे ये, तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा ln e और यहां पर आएगा ये n और यहां पर आ जाएगा n नॉट। ठीक, यहां पर और यहां पर आएगा माइनस लैम्डा। अब ये वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगी और इसकी जगह t आ जाएगा यहां पर। ठीक, डिटेल में पढ़ना है तो ऑलरेडी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक, यहाँ पर अब आपको बता दूं कुछ बेसिक चीजें। आप ln EX लिखें या आप लिखें log EX लिखें तो इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो वैल्यू होती है 2.3 log 10x। ठीक, तो आप चाहे ln लिखें या आप log E लिखें, इसका मतलब सेम होता है। ठीक, यहाँ पर हाँ, कभी आपको ये लिखा मिलेगा, कभी आपको इस फॉर्म में मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये सारी बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या है या ये क्या है, तो इस फॉर्म में होती है log 10 के फॉर्म में, और ये जो है ये है लॉगरिथमिक वैल्यू। ठीक, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ln e लिख दें और यहाँ n माइनस ln e और n नॉट और यहाँ पर करोगे यहाँ पर ये माइनस लैम्डा टी। क्लियर? यहाँ पर इसको और सॉल्व करोगे, यहाँ पर यहाँ सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ गई। एक लॉ और सिखाऊंगा आपको, जैसे यहाँ देखना, इसकी बात करें, जैसे हम कहें कि ln कहें मैं x मान लिया हूं, ठीक नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ क्या है, कोई वैल्यू e है, e क्या है, कोई बेस वैल्यू है, ठीक ना, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है फिक्स अभी। अब मान लेते हैं इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो पता कैसे आएगा, यहाँ पर यहाँ वैल्यू आ गई, मैं मान लिया मैंने कुछ x बाई मान लिया, कुछ ही मान लेते हैं यहाँ पर ये,
तो यहाँ वैल्यू मैं कुछ लिखता हूँ, वैल्यू यहाँ पर ये कुछ ही मान ले, वैल्यू यहाँ पर 1 मान ले या 2 मान ले, तो जो वैल्यू होती है वो वैल्यू यहाँ पर आती है, वैल्यू यानी वो पावर वैल्यू चढ़ जाती है। ठीक, हाँ ये रूल आपको ये पता होना चाहिए। जब यहाँ से ये वैल्यू हटती है तो यहाँ पर बेस आता है, वो बेस के ऊपर जो वैल्यू है चढ़ जाती है, इसका मतलब ये समझा रहे हैं आपको। ठीक, यहाँ पर तो अब देखिए यहाँ पर यहाँ से इसको लिखे आप, इस फॉर्म फिर दोबारा लिख दीजिएगा, ln e n और n नॉट और यहाँ माइनस लैम्डा टी। तो मैं ये बात ये यहां से लिखा बता आपको, यहां लिखोगे तो यहां पर आएगा n और n नॉट इक्वल टू माइनस e और यहाँ पर लैम्डा टी। क्लियर, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, माइनस है तो माइनस आप हटा के यहाँ से माइनस को आप यहाँ कर दीजिए। क्लियर, ये मैं कहना चाह रहा था आपको, ये पता होना चाहिए रूल। जब यहां से हटाते हैं तो इसके ऊपर जो वैल्यू होती है वो वैल्यू यहाँ की पावर में चढ़ जाती है। जैसे यहां से मैंने हटाया, कोई यहां से बेस हटाया, तो जब यहां से हटेगा तो ये पावर उसके ऊपर आ जाती है, जो मैंने आपको ये चढ़ा दी पावर। ठीक, तो इतनी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसको और आगे लिखोगे तो और लिख सकते हैं n इक्वल टू n नॉट और e माइनस लैम्डा टी। क्लियर, ये वैल्यू है। आइए देखिए इस चीज को, देखिए क्या चीज है पर, ये अब समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ क्या है, ये जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पर जिसको बोलते हैं यानी कि n नॉट, n नॉट को बोलते हैं नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियाई, वही न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या। जहां पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है, n है नंबर ऑफ अनडिके, नंबर ऑफ अनडिके, अनडिके कहें, अनडेकंपोजर कहें, या रिमेनिंग वैल्यू ऑफ किसकी, डेकंपोजर की कह सकते हैं। तो अपने लफ्जों में जो आपको सूटेबल लगे वो बोल सकते हैं। ठीक, वो वैल्यू जो डिके होने से बच गई है। ठीक, हाँ, अनडिके न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई। ठीक, हाँ, और जहां लैम्डा क्या है, बहुत से भाईजान समझते होंगे कि सर ये वेवलेंथ है, तो बेटा ये वेवलेंथ बिल्कुल नहीं है, इसकी वैल्यू बोलते हैं, इसको लिखना रदरफोर्ड कांस्टेंट बोलते हैं। तो क्या सर इनकी कोई यूनिट होगी, इनकी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये तो एक संख्या है। अभी कराऊंगा, आइए क्वेश्चंस नीट कीजिए के तो हम लोग समझेंगे। ठीक ना, ये वैल्यू यूनिट लेस होती है, यूनिट सिर्फ इसकी और इसकी यूनिट होती है। ठीक, हाँ, रदरफोर्ड कांस्टेंट कह सकते हैं, डिके कांस्टेंट कह सकते हैं, डिके कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको, या डिसइंटीग्रेट कांस्टेंट भी बोल देते हैं इसको, डिसइंटीग्रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ये हाँ, जिसको शॉर्ट में कभी कभार आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिसइंटीग्रेट पर सेकंड। और लिखिए इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, यूनिट क्या होती है, आओ तुम्हारी हम यूनिट लिख दें, इनकी यूनिट होती है पर सेकंड। आप ऐसे लिखें, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक, पर सेकंड है यूनिट। क्लियर, हाँ, इतनी बातें मैंने यहाँ पर बता दी हैं। और जो बेस होता है ए की वैल्यू होती है बेटा, ये होती है 2.718 के आसपास वैल्यू होती है। ठीक, हाँ, ये आपको याद नहीं करना है, इस सारी वैल्यू एग्जाम में देगा। ठीक है ना, ये हाँ, लेकिन अपन को ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि अनडिके कौन सी है और इनिशियल वैल्यू कौन सी है। इनकी आगे यूनिट लिख के नहीं देगा क्योंकि ये एक वैल्यू है न्यूमेरिकल। ठीक, लेकिन इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। साइंटिस्ट के नाम के ऑनर में इनको बोलते हैं रदरफोर्ड कांस्टेंट या डिके कांस्टेंट। इसको और बोल सकते हैं डिसइंटीग्रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं, और इनकी यूनिट होती है पर सेकंड कहें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। ठीक, क्लियर, आइए इतना हम लोगों ने सीख लिया इतना। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपको अधिकतर 90% अब तक जे के आई क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस देखोगे तो वहां वो वैल्यू आपको ऐसे लिख देगा। यहाँ पर जैसे यहाँ लिख दिया 15/16 लिख दिया न्यूक्लियर,
या 7/8 लिख दिया गया। तो स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है कि इनका मतलब क्या है। तो इनका मतलब समझने के लिए आपको बेटा ये चीजें पता होना चाहिए यहाँ पर, जिसका मैं आपको ये रूल लिखा रहा हूं। ठीक, देखिएगा यहां देखना, लिखना आगे लिखना नंबर ऑफ, इस चीज जो लिखवा रहा हूं यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ आपको वैल्यू लिखवाऊंगा ताकि एग्जाम में जो टाइम आपका कंज्यूम होने से बचाएगा। ठीक है ना ये। हाँ देखिएगा यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, बड़ी इंटरेस्ट क्वेश्चन है ये और डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है ना ये। हाँ नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई which left यानी वो वाली जो बच गई है, लेफ्ट एंड डिके मतलब यानी जो डिकम्पोज होने से वैल्यू बच गई है। ठीक है ये। मैंने मान लिया कि उनकी संख्या कितनी है, वो संख्या मैंने मान लिया एंड डैश मान लिया। ठीक। हाँ अब ये वैल्यू निकालना है तो इनिशियल वैल्यू माइनस और यहां निकाल दो जो वैल्यू क्या है, डिके हुई है। ठीक नहीं है यहां पर। तो अब यहां से कैसे निकालोगे बेटा आप इसको, यहां मैंने एंड एस मान लिया, इनिशियल मैंने एंड नॉट मान लिया। अभी हम लोगों ने निकाली थी इसकी वैल्यू, ये वैल्यू एंड डिके की, तो वैल्यू आई थी इसकी एन नॉट ई माइनस लैम्डा और टी। ठीक, ये वैल्यू यहां पर आई थी। वैल्यू ये थी इनिशियल नंबर, ये थे हमारे अनडिके लेफ्ट वैल्यू। ठीक नहीं है। हाँ तो इनकी वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी एन नॉट और ई माइनस लैम्डा टी। ठीक। हाँ तो अब देखिएगा यहां पर, यहां से ये वैल्यू हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो आप यहां देखोगे तो ये बाहर आएगा, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1, 1 लिखें या मत लिखें यहां पर। अब यहां मान लिख दिया लैम्डा टी। क्लियर। तो आप देखोगे तो आपके एग्जाम में सारे सवाल इसके बेस पे आते हैं। क्लियर नहीं है, इसके बेस पे आते हैं और इसको मैं डालता हूं ट्रिपल स्टार की लिस्ट में। इतना क्लियर नहीं है। तो इतने यहां लिखना, ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई देखिए इन टाइम टी। टाइम का मान लिया मैंने टी टाइम, मैंने मान लिया टी टाइम। ठीक है ये। हाँ क्या मान लिया बेटा इसको मैंने, अनेक टाइम, कुछ भी यहां से आप मान सकते हैं। ठीक है ये। हाँ अनेक टी टाइम में उनकी संख्या है जो कितने न्यूक्लियाई यहां पर क्या गई है, डिके हो गई है। ये है अनडिके की वैल्यू जो अभी डिके होने से बच गए हैं, ये है इनिशियल वैल्यू। अब ये है बताएगा कि कितने यहां से डिके हो गए हैं। ठीक नहीं है। हाँ इसको नोट कीजिएगा। अब इसके बेस पे मैं बताता हूं आपको ग्राफ। ठीक नहीं है, कैसे ग्राफ हम लोग उसको डील करेंगे। अब इतना तो आपके माइंड में आता होगा आपको ये कि ये जो चीज चल रही है यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसको बोलते मैंने रेडियो एक्टिविटी। ये रेडियो एक्टिविटी लफ्ज ही ऐसा है कि बेटा इसको सुनने से कान खड़े हो जाते हैं। क्लियर नहीं है, क्योंकि यहां जो बात आती है वो आती है कि अल्फा बीटा गामा रे एमिशन निकलता है। समझेगा नहीं है। तो अब यहां जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इनका कहीं भी आप देखें, चाहे किसी कॉन्सेप्ट में जहां भी रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आता है वो ग्राफ होते हैं यानी कि कभी खत्म ना हो, मतलब वो इनफिनाइट तक ग्राफ पे जाएंगे। कहां जाएंगे, इनफिनाइट तक ग्राफ जाएंगे। तो आइए जानते हैं हम लोग कि कैसे हम ग्राफ को सीखेंगे। ठीक है ये। हाँ आइए देखिए यहां पर, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये ध्यान देखना। ये मैंने बना दिया कोई ग्राफ, यहां से चीजों को सीखते हैं ना आराम से। यहां मैंने लिख दिया टाइम मेंशन कर दिया, यहां मैंने मेंशन कर दिया कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कौन सी है बताइए, ये है अनडिके, अनडिके। इतना दिख रहा है तुम्हें। हाँ ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और जिनको मैंने बोला था यानी कि एन मैंने बोला था। ठीक नहीं है। हाँ एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या है,
या अनडिके हैं और इनको मैंने एन से रिप्रेजेंट किया था। अब जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ आता है इनका इस तरह आता है, यानी कि यहां से लेकर के इसको टच ही नहीं किया मैंने और टच नहीं किया और ऐसे ही घुमा रहे हैं बेटा, अच्छा नहीं लगता ना है, कम से कम टच तो कर दो एक बार इसको। नहीं ये आया 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 आ गया, ऐसे चला गया। अब ये जो है ना ये कभी रुकेगा नहीं, ये इनफिनाइट में चलता रहता है, समझेगा ना। ये इसी को बोलते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अब ये जो वैल्यू है मैंने मान लिया क्या है, यानी कि एन नॉट, यानी कितने न्यूक्लियाई मेरे इनिशियल हैं। और आप भी जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू कम होती जाएगी। देखिएगा जरा यहां पर, ये यहां देखोगे यहां वैल्यू इतनी वैल्यू है, यानी कि इतने समय में इतने न्यूक्लियाई कम हुए हैं। और देखा हमने कुछ टाइम के बाद टाइम बढ़ गया तो ये न्यूक्लियाई हैं उनकी संख्या और कम हो गई। और देखा टाइम के आगे तो अब यहां पर आ गए, टाइम बढ़ गया न्यूक्लियाई और कम हो गए। फिर आगे आ गए तो पता चला कि अब जो टाइम बढ़ रहा है लेकिन इनकी संख्या कम नहीं हो रही है। मतलब क्या है, अब लगातार यानी कि स्पॉन्टेनियसली रे यहां से एमिट हो रही है, ठीक ना। इसीलिए इस ग्राफ को बोलते हैं यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं। इतना क्लियर रहिए, हाँ चीजों को यहां से क्लियर हो गया ये क्लियर। अब आगे हम पढ़ते हैं चीजों को और आगे देखते हैं। सही एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो गया टाइम के साथ, बहुत ही अच्छे सवाल है यहाँ से ये चीजों के लिए। आइए इसके बाद में आपको और दिखाता हूँ कुछ यहाँ से बेसिक चीजें। इसको यहाँ से आइए चेंज करते हैं बेटा, यहाँ लेते हैं छोटे छोटे पॉइंट है। हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ ऐसे लिखे या आपको पेपर में ऐसे मिल जाए आपको लिखूंगा तो कंफ्यूज मत होना। इनका मतलब होता है कि कितने न्यूक्लियाई यानी कि रह गई हैं या बच गई हैं। मतलब हाफ लिखा ना, ये 50 है ना, मतलब 50% जो न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियाई या तो कहें इनिशियल के लेफ्ट रह गई या कह सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू के 50% खत्म हो गए हैं। समझना, फिर से देखना कि इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई हैं, या तो हम लफ्जों में ये कह सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू के आधे वैल्यू खत्म हो गई है, या ऐसे कह सकते हैं कि इनिशियल जो न्यूक्लियाई थे स्टार्टिंग में उनकी वैल्यू आधे बच गए अभी। तो मतलब आधे बच गए हैं तो आधे डिके हो गए होंगे, ठीक। हाँ इसका मतलब ये होता है। अब इसका जो फार्मूला है मैंने बताया था, जब हाफ आइए तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम घटके हो जाएगा यहाँ पर हाफ हो जाएगा। जो न्यूक्लियाई थे मेरे पास अनडिके, इनकी वैल्यू कितनी बचेगी, यानी इनिशियल वैल्यू की हाफ बचेगी। जो टाइम कितना हो गया, हाफ टाइम हो गया, तो टाइम हाफ हो गया तो जो न्यूक्लियाई थे अनडिके न्यूक्लियाई जो लेफ्ट गए थे तो उनकी वैल्यू इनिशियल की आधी बचेगी, ठीक ना। अब करना क्या बेटा, इसको आप यहां रखनी है, इसको यहां पर log e और n नॉट यहां रखोगे और यहां रखोगे आप e माइनस लैम्डा t, क्लियर। तो अब देखिएगा यहां वैल्यू पुट करोगे log e, यहां रख दोगे n हाफ रख दोगे, यहां n ये कर दोगे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू बने ये रख दी यहां पर लैम्डा। और टाइम की जगह क्या रखोगे, हाफ रखोगे। हाफ बहुत ऊपर जा रहा है बेटा, तू ना थोड़ा नीचे आओ, बहुत तुम्हारी एक्टिविटी आजकल बहुत बढ़ गई ना, तो आओ तुमको हमने यहां लगा दिया हाफ, हाफ लगा दिया तभी मैंने वैल्यू आधी ली है, ठीक ना। क्योंकि मुझे पता है कि इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, आधी की बच गई है, या कह सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू की आधी डिकम्पोज हो गई है, ठीक। आप ऐसे कहते हैं, मान लेते हैं आप यहां से लिलू मॉल गए बेटा, लिलू मॉल गए, पापा ने किया बेटा जाओ अपने लिए एक अच्छी सी लेके आओ, ठीक है ना, ये आनी मतलब सेट लेके आओ, ठीक। अब वहां देखने लगे ये लेना है वो लेना है, और आपके पास है 1000 रुपए। मान लिया अपने 500 रुपए की एक कोई आपने चीज शॉपिंग कर ली, वहां से 500 रुपए बच गए। तो आप दोनों चीजों को ऐसे लफ्ज में बोल सकते हैं कि पापा मेरे 50 रुपए उठ गए, सॉरी 500 रुपए, या बोल सकते हैं पापा 500 रुपए बच गए।
तो दोनों लफ्जों का मतलब सेम होता है। ठीक, यहाँ इस प्रकार सॉल्व करोगे इतना तो आपको आता होगा। ये इनको यहाँ से काटो, यहाँ से तो यहाँ बचेगा log e बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगी, ये वैल्यू 2 आ जाएगी नीचे। क्लियर, यहाँ पर यहाँ करोगे लैम्डा माइनस ये t हाफ, इतना क्लियर, यहाँ से आइएगा इसको हम सॉल्व करोगे, यहाँ पर यहाँ वैल्यू आइएगा, यहाँ देखिए इसको ये यहाँ सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं इसकी ये, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व करना है, पुराने लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, ये था तो इसकी वैल्यू मैं लिखता हूं यहाँ पर ये t हाफ वैल्यू आएगी यहाँ पर, आप ln 2 लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं लैम्डा, आप ये लिख सकते हैं आने की यहाँ पर log लिख दिया और लिख दिया 2.3 log tan 2, जो आपको अच्छा लगे आप। ठीक, या आप ये भी लिख सकते हैं t हाफ 0.6932 लैम्डा, और या आप 0.7 भी लिख सकते हैं फॉर द इजी कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक, हाँ, क्योंकि हम जानते हैं पहली बात आई थी मैंने आपको ये कि log e और 2 है यहाँ पर कोई, तो इसकी वैल्यू होती है 2.3 log into 2। कहां से रूल आया, रूल अभी बताया था मैंने आपको, log अगर x है यहाँ पर ये, तो इसकी वैल्यू होती है 2.3 log tan x। log e है तो उसकी वैल्यू होती है 2.3 log tan। x है तो x आएगा, 2 है तो 2 आएगा, y है तो y आएगा, 2 है 2 आ गया, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट ये वैल्यू आपको बेटा पता होना चाहिए किसमें है, tan में। ठीक, हाँ, तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू यहाँ से आएगी। ठीक ना, हाँ, इसको आगे और देखिए, यहाँ से हम लोग इतना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया यहाँ पर ये यहाँ पर। इसके बाद आइए मैं आपको एक और लिखा दूं मैं, एवरेज टाइम। एवरेज टाइम को मैंने बोल दिया क्या, आने की TAB बोल दिया। ठीक, ऐसे लिख दो, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, TA लिख दे या एवरेज, क्योंकि ऐसा बड़ा लेंथी होगा, लिखने में बड़ा मजा नहीं आएगा ना कि बड़ा लंबा लंबा दिख रहा ना, और हमको चाहिए बेटा छोटा सा। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू होती है इसकी TA इक्वल टू, आप इसको बोलते हैं लैम्डा, लैम्डा दरफोर्ड कांस्टेंट। ठीक, हाँ, और हमने देखा था, अभी देखा था हम लोगों ने कि t हाफ की वैल्यू आई थी 0.6923, और यहाँ लैम्डा, तो अगर मैं इसको ऐसे नहीं लिखता, इनके ऊपर भेजोगे ये नीचे आएंगे, 0.7 लिख दें और यहाँ लिख दें t हाफ, ये वैल्यू यहाँ पर आ गए, ये वैल्यू यहाँ लिख दी मैंने। अब इसको मैंने जो एक वैल्यू है उसको मैंने अप्रॉक्स लिख दिया ताकि कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए। ठीक ना, हाँ, तो आप इसकी जगह आप ये रख सकते हैं, यहाँ पर एवरेज टाइम ये आएगा, और यहाँ पर इसकी जगह ये रखोगे तो 0.7 नीचे आ जाएगा ये, आप ये रख दें चाहे ये वाली वैल्यू रख दें, जो आपको अच्छा लगे। ठीक, तो अब ये वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी, यहाँ पर आ गई है t हाफ, तो यहां से बच्चों क्या वैल्यू आ जाएगी, चाहे आप इसको ऐसे लिख दें t हाफ इनटू, चाहे इसकी वैल्यू आप अब ई वाली लिख सकते हैं 0.6932, जो आपको लगे सूटेबल। ठीक, हाँ, इतना किसमें आ गया, एवरेज में और हाफ लाइफ में आ गया डिफरेंस, और इसमें भी बेस पे आपके एआई पीएमटी में सवाल आ गए हैं कई बार। अभी तो लगभग 2-3 साल पहले लगभग से जेई ने क्वेश्चन पूछा था कि आपको एक हाफ लाइफ दिया था और उसमें एवरेज टाइम पूछा था, बस आपको ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। क्लियर नहीं है, हाँ, इसकी सॉल्व करोगे तो साथ में ख्याल से इतनी वैल्यू आती है अप्रॉक्स वैल्यू, इतना क्लियर रहिए। हाँ, एक मैं आपको और लिखा दूं, मैं इक्वेशन आपको देखिए यहां से देखना है, n इक्वल टू n नॉट r इनटू हाफ, और यहाँ वैल्यू n। क्लियर, हाँ, ये आपको मैं लिखा दूं, और फिर इसके बाद फिर हम भर थैला भर के हम लोग सवाल करेंगे। क्लियर नहीं है, हाँ, और देखना बड़ा इंटरेस्ट लगेगा आपको ये,
क्योंकि बहुत ही अच्छे सवाल होने वाला है और यहां से आपको इसकी बेस पे मेरा दावा है कि एक क्वेश्चन आपको पक्का मिल ही सकता है यहां से, ठीक नहीं है। हाँ, ये है लेफ्ट अनडिके न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को बोलते हैं, ठीक। ये वैल्यू क्या है, ये है इनिशियल न्यूक्लियाई, ठीक। हाँ, अब ये सब कुछ खेल किसका है, एन का खेल है कि एन कैसे निकालेंगे, कि बेटा ये हाफ कैसे आ गया, ये क्लियर नहीं है। ये हाफ इसलिए आ गया क्योंकि प्रत्येक हाफ लाइफ में वैल्यू क्या होती है, यानी कि इनिशियल वैल्यू की आधी बचती है। फिर से देखना, हाफ का मतलब होता है कि जो इनिशियल वैल्यू है वो प्रत्येक हाफ लाइफ में वैल्यू आधी बचती है, ठीक। इसलिए हाफ लिख दिया। मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मेरे प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिटेल में मैंने करा रखा है, ठीक। आइएगा, इतनी चीजें हंस हो गई मेंशन यहां पर। ये आइए अब एन की बात करते हैं, जो एन था क्या। आओ देखो एन को, देखो यहां निकालो हाफ लाइफ, यहां निकालो टाइम, और यहां पर आएगी एन की वैल्यू आएगी, क्लियर। हाँ, एन की वैल्यू आएगी, तो आप इसको आप ये भी लिख सकते हैं, टाइम इक्वल टू एन मल्टीप्लाई और इनटू हाफ की वैल्यू। इतना यहां से हो गया क्लियर। आपको मैं अब ये निकालने की बता दूं ट्रिक मैं यहाँ पर, ये क्योंकि एग्जाम में कभी आपको देखना सवाल कैसे देगा, 87.5% न्यूक्लियाई टिक के बोल देगा, या बोल सकता है 93.75% बोल सकता है। देख के बहुत से बच्चे तो बेहोश हो जाएंगे, पता नहीं कि एग्जाम में कितनी जानी दुश्मनी हमसे बरत रहा है, क्लियर नहीं है। तो बेटा वो आपका किसी का दुश्मन नहीं है, बस उसका काम है यानी कि आपकी माइंड की टेस्टिंग करना, इसमें क्या चल रहा है, चल नहीं रहा है मतलब आ क्या रहा है, ठीक। हो सकता है कि आपको वो इतना %, या हो सकता है कि आपको वो इतने % दे। जब इस तरह के अल्फाज आपको लिखिए मिलेंगे आपको, तो बड़ा बच्चा नर्वस होता है। तो इसीलिए इसको चीजों को हम डिक्टो याद कर लें तो कितना बेटर रहेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आपके पास 1 मिनट है, उसमें अपन को ओमार भी करना है, क्वेश्चन की रीडिंग भी करना है और अपन को थोड़ा सॉल्व भी करना है। तो इसलिए आओ इनकी करते हैं शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे, आओ देखते हैं इसको, ठीक। हाँ, पेन नहीं चलेगा, डिक्टो बिना पेन के आंसर आएगा। सर कहे मूर्ख बना रहा है, पेन नहीं चलेगा क्योंकि अभी आपको देखना आपका साउंड बताऊंगा, ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि जब मैं बैच में पढ़ाता हूं बच्चे के, तो बच्चों को मैं यही बोलता हूं बेटा पेन नहीं चलेगा, तो बच्चे बोलते हैं सर कहे बेवकूफ बना रहे सर, खुले आम ना देखिएगा बढ़िया, आप खुद कहोगे सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे। इसको मैं कैसे लिख दूं, मैं यहां लिखते हैं टी हाफ, टी लिख दिया मैंने और यहां लिख दिया फ्रैक्शन। एफ का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू पर, ये दे दिया यहां पर एफ फ्रैक्शन हो गया। यहां फिर मैंने लिख दिया, इसको ऐसे लिखते हैं टी इंटू परसेंटेज, क्लियर। हाँ, फिर अब आपको भी यहां मिलेगी वैल्यू, एन की वैल्यू मिलेगी यहां पर, ये मिल गई वैल्यू एन की, प्लस अब आपको शॉर्ट में लिख देना है ये चीज यहां पर, ये टी इक्वल टू बराबर, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं यहां पर ये एन और इनटू टी हाफ वैल्यू, ठीक। हाँ, ये टाइम है और ये फ्रैक्शन, ये परसेंटेज में है, ये किस में है, फ्रैक्शन में है। कैसे समझिए, यहां पर ये वैल्यू आप मैं लिख पाता हूं आपको, चलो मैं यहीं से दोनों चीजों को यहीं सॉल्व कर देते हैं, ठीक नहीं है। तो आओ पहले तुमको अलग कर देते हैं, तुमको थोड़ा जुदा कर देते हैं। तुमने जो है आराम कर लिया है, आप थोड़ा दूसरे को मौका दो ताकि वो भी थोड़ा मौका हाथ उठा के अपना चौका लगा सके। आओ बेटा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्लियर। देखिए यहां पर क्या पहला पार्ट था, ये वाला पार्ट यहां पर, ये आओ चेंज करते हैं पेन को, यहां हो सकता है वो लिख देगा टी हाफ, ऐसे करके लिख देगा, क्लियर। हो सकता है यहां पर ऐसे ना लिखा हो, तो हो सकता है
है वो लिख देगा, t इंटू 50% लिख देगा, ऐसे। क्लियर? हाँ, ये हाफ लाइफ नहीं है, ये तभी समझो ये टाइम है, टाइम ये। क्लियर? क्योंकि हाफ लाइफ तो ये है, ये क्योंकि वो वैल्यू भी ऐसे देगा कि एग्जामिनर बड़ा कंफ्यूज होता है। मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको तब और समझ में आएगा, बस एक बार कैसे आपको बिल्डअप में करा दूं यहाँ पर, ठीक नहीं है? हाँ, अब यहाँ जो n की वैल्यू होगी वो वैल्यू रहेगी यहाँ पर n की 1, यानी n बराबर क्या रहेगी यहाँ पर, ये n बराबर 1 रहेगी यहाँ पर। ठीक, जब n बराबर 1 रहेगी तो उस समय जो टाइम की जो वैल्यू है, टाइम और जो हाफ लाइफ है वो वैल्यू क्या रहेगी, वो वैल्यू बेटा बराबर रहेगी। क्योंकि 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस में देखोगे कि टाइम की वैल्यू और हाफ लाइफ की वैल्यू बराबर रहती है। क्योंकि अभी देखना नीट में 2 बार सवाल इस पे आ गया। आप जेई में देखोगे, जेई में मैं कह नहीं सकता कितनी बार इस पे सवाल आया इस कॉन्सेप्ट पे। क्लियर? यानी हाफ बोल देगा, रिमेनिंग हाफ वैल्यू बोल देगा, और टाइम बोल देगा कि 20 मिनट में कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेन्स हाफ है। हाउ फाइंड द 30 मिनट आफ्टर बोल देगा, या 40 मिनट बाद कि हाफ लाइफ क्या होगा। तो हाफ लाइफ वही होगा जो आपने इनिशियल वैल्यू दी उसने। क्लियर ना ये? हाँ, अभी और समझ में आएगा जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा, एक बार बार इसको देख लो शॉर्ट में इसको। ये दूसरा देखते हैं, T3Y4 ऐसे लिख के आएगा। ये हो सकता है ऐसे ना लिख के दे, वो ऐसे लिख के दे दे आपको 75% दे लिख के, तब n की वैल्यू निकल के आएगी, n वैल्यू 2 निकल के आएगी। क्लियर? हाँ, हाफ का n की वैल्यू 1 आएगी और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये ऑलरेडी आपको सीखना है डिटेल में। तो प्रीवियस लेक्चर मेरा है, सब मैंने डेरिवेशन करवाया कैसे आया कैसे नहीं आया, क्योंकि 1 शॉर्ट है तो मैं आपको बेसिक चीजों को डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। टाइम की वैल्यू यहां पर आएगी बेटा कितनी है, 2 इंटू हाफ टाइम। क्लियर? ये यहां से आ गई वैल्यू। इसी प्रकार यहां देखना, ये दूसरी बात देखना, यहां पर ये थर्ड t इक्वल टू दे देगा 7 हाफ। मैं इसकी बात कर रहा, ये भी कई बार आपके जेई में क्वेश्चन आ गया, नीट में आ गया कई बार। तो क्लियर ना? अब यहां जो वैल्यू देगा t हाफ दे देगा 87.5% लिख देगा, और अब n की वैल्यू आएगी 3 आएगी। तो अब यहां टाइम लिखोगे आप 3 इंटू टी हाफ वैल्यू। क्लियर? ऐसे आप और देखो वैल्यू यहां पर, ये और देखोगे यहां पर देखने से इतनी अब बहुत ही इजी है, ताकि आप इसको एक बार बस सीख लो कैसे। आप इतना क्लियर नहीं है? हाँ, इतनी वैल्यू यहां पर ये T9/10। क्लियर ना? ये अब इसको बोल देगा बेटा वो 90% बोल देगा। क्लियर? तो अब n की वैल्यू निकल के आएगी 3.3, या हो सकता है 10/3 दे दे आप। ठीक? हाँ, क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है कि अभी तक आपसे ये वाली पूछेगा नहीं, वो ये तो निकाल के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर? तो अब यहां लिखोगे t बराबर 10 आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप ये ना लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3.3 और t इंटू हाफ। इतना दिख रहा है इसमें? ये इतना हाँ दिख रहा है, ये भी लिख सकते हैं, ये 10/3 भी लिख सकते हैं। डिक्टो आपको ये n की जगह वैल्यू पुट करना है। ठीक? हाँ, और आइए यहां पर लिखिए इसकी वैल्यू n/10 हो गया ये। अब करते हैं हम लोग, अच्छा तुम ज्यादा ऊपर पहुंच गए ना, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा आराम करने दो बेटा, तुमको बहुत बालकोनी में जाने की तुमको पड़ी है ना, ये थोड़ी देर आराम कर लो। अब यहां देखिए 9 है, t आ गया आने की 15/16। आप देखोगे पेपर कई बार आ गया ये। और इस केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में, यहां आप लिखोगे इसकी वैल्यू लिखोगे 15 की आने की t 93.7%, 93.75%। ठीक है ये? यहां जो n की वैल्यू चलेगी वो n की वैल्यू यहां चलेगी कितनी, यहां पर वो आएगी यहां पर 4, और t कितना आएगा यहां पर, वो आएगा 4 इंटू टी इंटू हाफ, टी हाफ यहां पर पहला पॉइंट है पर ये। और देखिए यहां पर ये टी हम लिख सकते हैं इसको कितना है, यानी कि 99 इंटू 100।
इसको लिख सकते हैं t इक्वल टू 99% लिख सकते हैं। तो यहाँ n की वैल्यू है कि 6.6 बोल सकता है या 20/3 भी लिख सकता है, ठीक। हाँ। तो यहाँ टाइम कितना आएगा, टाइम आ जाएगा 20/3 लिख दे, या आप लिख सकते हैं इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं पर, ठीक। हाँ सेकंड, बस एक बार कैसी चीजें तैयार हो जाएं, एग्जामिनर भी कहेगा कहां से चीजें बच्चे सीख के आए हैं। ये यहां देखिए इसको 19y है और यहां बोल देगा 99/6 से यहाँ पर। अब यहां बोल देगा t 99.6% है। तो इस केस में n की वैल्यू कितनी रहेगी, 8 रहेगी। तो यहाँ टाइम कितना आएगा, ये टाइम आ जाएगा 8 इंटू t हाफ, ठीक। हाँ आइए बेटा देखिए इसको, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है बेटा ये, और इतना इंटरेस्टिंग है कि बच्चा खुद इंटरेस्ट हो जाता है अपनी लाइफ में देख के। इसको बताना पड़ता है बेटा कहाँ खोए आप यहाँ देखिए ठीक 99%। ये आपको बहुत बार मिलता होगा पेपर में, आपको जैसे मिला बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक ना। और आज के बाद डॉट बचेगा ही नहीं, क्लियर। तो यहाँ मैं डॉट लिख रहा हूँ वैल्यू t इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ, क्लियर। हाँ आइए अब इतना करने के बाद आपको ऐसे मिलेगा टाइम, या हो सकता है कि 90.9% टाइम। तो आपके इस केस में n वैल्यू 10 रहेगी। ये कैसे आई है, सारी चीजें आई मैं एक बार सिखा देता हूं आपको। मैं एक बार एक दिखाऊं केवल, मैंने बताया था बेटा हमारे ये t7/4 लिख दिया था। चाहे आप इसको देख लो चाहे आप इसको देख लो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक। इसको चाहे किसी को देख लो चाहे किसको देख लो आप। अब मैंने आपको बताया था, आपको वैल्यू आपको n नॉट इंटू हाफ और n, यहां देखिएगा n नॉट इंटू हाफ और इंटू n, क्लियर। हाँ अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू वो वैल्यू है, यानी कि इतनी वैल्यू क्या है, इतने समय वैल्यू n की हो गई है। इसका मतलब ये होता है जब यहां रखोगे तो हम निकालेंगे 1 और 15 में से, और हम निकालेंगे सॉरी 16 यहां पर आ गई है, कितना आ गई है 16 आ गई है। मैंने 1 मान लिया है, चाहे 1 ना माने चाहे ऐसे मान ले, आप ऐसे मान ले, आप जो आपको अच्छा लगे आपको, ठीक नहीं है। 1 मान लोगे तो यहां भी 1 मान लोगे, तो यहां से कितना जाएगा पता है, यहां से बेटा आ गई है यानी कि n0/16। तो अब यहां रखोगे आप, यहां वैल्यू यहां पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी n0/16 और इंटू हाफ और इंटू n, और n0 आली और n0 ये इनिशियल है, इसकी वैल्यू पुट करोगे यहां पर ये, तो इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं आइए इसको यही सॉल्व कर देता हूं, 1/16 हाफ n, इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, आओ इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4 और इंटू हाफ और इंटू n। हाफ के हाफ बराबर है, तो n बराबर कितना हो गया 4, तो n बराबर 4। याद करो उसमें क्या लिखवाया था मैंने, n बराबर 4 लिखवाया है, चल गया। ये देखिए बेटा n बराबर 4, आपको इसकी अगर 100 से 100 लगा के 16 से भाग करोगे इसमें तो इतने परसेंटेज आएगा, ठीक। लिख दिया ऐसे मैंने, तो कितना आ गया 4 आ गया यहाँ पर, ठीक। हाँ ऐसे ही सारे केस हैं कर लोगे, लेकिन केस कहाँ है, आपको इतना समय नहीं मिलेगा वहां कि 1 मिनट में ये सॉल्व करें कि हम आंसर फाइंडिंग करें, क्लियर। तो आपको इतनी चीजें आपको ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपकी एक अच्छी रैंक आ सकती है, क्योंकि एग्जाम में टाइम को कंज्यूम करना बहुत जरूरी है, क्लियर। हाँ इतना हम लोगों ने चीजों को यहां से ये देख लिया पर। अब इसके बेस पे मैं सिखाऊं कुछ क्वेश्चंस आपको, कैसे क्वेश्चंस आप इसको डील करोगे, क्लियर रहिए। तो आओ मैं आपको क्वेश्चंस यहां से कराता हूं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के आई क्वेश्चंस हैं कभी ना कभी, ठीक नहीं है। हाँ और अधिकतर आई क्वेश्चंस आपके हुबहू क्वेश्चंस
इसी के बेस पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको यहाँ से एक क्वेश्चंस कराता हूँ। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चंस नंबर यहाँ से देखते हैं हम लोग। आओ बेटा आ जाओ, तुम्ही को हम निपटा दें यहाँ से। आ जाओ आ जाओ। देखिए ये कह रहे हैं द रेशियो ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई into different sample, दो डिफरेंट सैंपल है। पहला बेटा कितना है, ये वाला है, और दूसरा सैंपल क्या है, ये वाला, ठीक। मान लेते हैं जो सैंपल ये वाला सैंपल है, ये सैंपल है, इसको मैंने बोल दिया ए। अब तुम बन जाओ थोड़ी देर के लिए बी बन जाओ, इनको बोल दिया कि तुम बन जाओ बी, ठीक। यहाँ पर है ये जो सैंपल है, इसको जो टाइम लग रहा है, यानी कि कितना लग रहा है, इसका जो हाफ लाइफ है बेटा, वो हाफ लाइफ कितना है, वो है 1 आवर। और इसके जो इनिशियल न्यूक्लियाई है वो है कितने, 2 है। इसके जो इनिशियल न्यूक्लियाई है वो कितने हैं, 3 है। इसका जो हाफ लाइफ है वो हाफ लाइफ कितना है, हाफ लाइफ इसका है ये 2 आवर। इतना नंबर दे दिया गया है। अब पूछ रहा है यहाँ इसको दोनों को समय लग रहा है, टाइम, वो टाइम लग रहा है कितना दे रखा है उन्होंने, ये आने की 6 आवर दे रखा है, ठीक। तो अब मुझसे पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, फाइंड द नंबर ऑफ रेशियो अंड के न्यूक्लियाई ए एंड बी मुझसे पूछ रहा है। इतनी वैल्यू यहां से पूछ रहा है, बस इन्होंने इतना यहां दिया, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहां देखिए इसको, ये कह रहे हैं रेशियो ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इनटू डिफरेंट सैंपल। तो मैंने एक सैंपल ये बना लिया न्यूक्लियस का मैंने, और एक सैंपल न्यूक्लियस का मैंने ये बना लिया। ये एग्जाम में वैल्यू दी है आपको, ठीक। हाँ, अब ये जो सैंपल है, इसके जो इनिशियल न्यूक्लियाई है उनकी संख्या कितनी है, n0 यानी कि 2 है। यहाँ कितनी संख्या है, 3 है। और मैंने कहा इनकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये संख्या है, ठीक, इसलिए इनके आगे कोई यूनिट नहीं है। इसको जो सैंपल को जो कंप्लीट होने में जो हाफ लाइफ लग रहा है उसका कितना है, 1 आवर है। लेकिन इनको जो कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है हाफ लाइफ कितना है, 2 आवर है। लेकिन इस पूरे को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना है, 6 घंटे है। इसका हाफ लाइफ 2 आवर, इसका हाफ लाइफ 1 आवर। लेकिन इस पूरे दोनों सैंपल को यानी पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 6 घंटा लग रहा है। तो आप बताओ नंबर ऑफ अंड के न्यूक्लियाई रेशियो ऑफ ए एंड बी। क्लियर? आओ सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी है, एक बार सीख लो कैलकुलेशन इसकी कैसे है, ठीक नहीं है। सब कुछ कैलकुलेशन का है, ऑलरेडी खुद आप सॉल्व कर लोगे। मैं एक बार इसको दिखा देता हूं करने के लिए, ठीक। आइए देखिएगा, तुमको ज्यादा ऊपर नहीं भेजेंगे क्योंकि तुमको हमें अभी बुलाना पड़ेगा, वरना तुम आलसी हो जाओगे और ऊपर से टाटा बाय करोगे। आइए यहां देखते हैं। तो हमने सुना है जो फार्मूला होता है n इक्वल टू इनिशियल न्यूक्लियाई इनटू हाफ और इनटू n। ये मेरा क्या है, फार्मूला है जो मेरी मदद करेगा। आओ हम तुम्हें आंसर देते हैं। तो कैसे आंसर देगा, तो इसके लिए हमें ये तो यहां पर इसकी है, इसके लिए ये है। तो अब हमें निकालना पड़ेगा n। n कैसे निकालोगे, आओ इनसे मिलती है। n बराबर बताता मैंने टाइम अपॉन हाफ लाइफ। इतना क्लियर? टाइम कितना है, ये 6 घंटे है। इन भाईजान का कितना समय लग रहा है, हाफ लाइफ लग रहा है। कितना है, 1 आवर। हाफ लाइफ 1 आवर। आवर से आवर कैंसिल, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। इसको मैंने बोल दिया Na बराबर 6। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई नहीं है जो आप समझो न्यूक्लियाई, ये n की वैल्यू है जिसको बोलते हैं
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोल देते हैं। ये बोल देंगे कब, जब हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में बोलते हैं, ठीक है ना ये। हाँ, ऐसे यहां निकालोगे आप n इक्वल टू कितना टाइम लगा है और कितना हाफ लाइफ है। क्लियर, देखिएगा कितना टाइम है, 6 घंटा लगा है कंप्लीट होने में, 6 घंटा। हाफ लाइफ कितना है ये, 2 घंटा। तो पता ही चला कि h से h कैंसिल हो गया और 2 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहां बचा 3 और कितना है ये है b की वैल्यू। क्लियर, तो यहां से b कितना आ गया, ये आ गया। ऑर्डर माने इसके लिए n मान लिया है, इसके लिए b मान लिया मैंने, क्योंकि जहर सी बात है सैंपल है 2 है तो n की वैल्यू अलग निकालोगे, n की वैल्यू अलग निकालोगे। आओ तो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक। देखिए यहां पर क्या इसके लिए बनेगा, सैंपल यहां निकालोगे तो इसके लिए बेटा क्या बनेगा, मैं यही दोनों सॉल्व करते हैं, ठीक है ना ये। देखिए आओ इनको यहां सॉल्व करते हैं। इसके लिए निकालेंगे a इक्वल टू n नॉट हाफ और इनटू n a। ये देखिए संख्या, जब इनकी पढ़ाई करोगे तो आप ये लिख दोगे, आप n b n नॉट और इनटू हाफ और इनटू n और b। क्लियर, हाँ। इनके न्यूक्लियर कितने बच गए, तो मैंने b के लिख दी, कोई b वाला सैंपल है। इसके न्यूक्लियर कितने बच गए, a के हैं तो मैंने a लिख दिया। इनिशियल न्यूक्लियर इसके लिखेंगे और इनिशियल न्यूक्लियर इसके लिखेंगे, ठीक। तो बस यहां करना क्या है, आपको यहां से वैल्यू पुट करना है। आप देखिएगा यहां पर Na कितने हैं इसके इनिशियल, एक बार देख लेते हैं हम लोग कितने इनिशियल हैं पर ये। अच्छा हाँ, 2 हैं पर ये, इसके 2 हैं और इसके कितने हैं, इसके हैं 3। देखिएगा यहां पर ये, आओ सॉल्व करते हैं। चलो तुमको ऊपर खींचते हैं। इसके कितने हैं 2 और इनटू हाफ, वैल्यू कितनी है 6 मैंने वैल्यू पुट कर दी। यहां देखिएगा एन बी कितने हैं इसके इनिशियल 3, हाफ और एन बी कितना निकाला है 3 निकाला है। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो यहां 3 तो ऐसे रहेगा ये, और हाफ के ऊपर क्यूब होता है तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक। यहां देखिएगा 2 तो ऐसे रहेगा, जब इसके ऊपर करोगे तो ये वैल्यू 7 आएगी, 64 आएगी। तो कि इसको भी याद कर लो आप, जब 2 के पावर 1 2 होती है तो वैल्यू 4 आती है, 2 के पावर 3 होती है तो 8 आती है, 2 की पावर 4 होती है तो 16 आती है, 2 की पावर 5 होती है तो 32 आती है, 2 की पावर 6 होती है तो 64 आती है, 2 की पावर 7 होती है तो आएगी 128 आएगी। ऐसे आप कर सकते हैं, 2 की पावर 8 होगी तो 256, ऐसे आप चीजों कर सकते हैं, ठीक है ये। हाँ, इनको बंद कर दो, ये आप समझोगे सर ने इसी में लिखा है ये। क्लियर इतना ना, इतना। अब यहां से देखिएगा, यहां से एन ए कितना आ गया, इसको यहां से काटो बेटा, इसको ये आओ इनको यहीं बढ़ा दो, कितना आ गया ये आ जाएगा 132 आ जाएगा। तो यहां से मैंने लिख दिया कितना आ गया 132। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना एन बी बराबर 3/8 आ जाएगा। निकालना क्या है मेरे से, एन ए का रेशियो और एन बी का रेशियो। इनकी वैल्यू 1/32, इसकी वैल्यू 3/8। क्लियर, तो अब देखिएगा 8 ऊपर जाएगा और 32 और इनटू 3 नीचे रहेगा। वही देखिएगा यहां पर, ये बहुत से तो लोग जनता आदि इसी में खो गई होगी। 1/4 और 2/3, 1 और 4, 2 और 3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई यहां करते हैं, पहले वाले के 4 के साथ करते हैं। तो अब देखिए यहां कितना जाएगा ये, यहां देखिए यहां से 8 से कितना जाएगा ये 4 बार जाएगा, 8 से 4 बार जाएगा तो कितना बचेगा 1 और नीचे 4 इंटू 3 कितना आ गया 1/12। तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया Na/n कितना आ गया 1/12। कई बार एग्जाम में इसके बेस पे बहुत सवाल आ रहे हैं एग्जाम में। अक्सर मैं देखता हूं बैच में बच्चे बोलते हैं कि सर ये पता ही नहीं चलता उनको कि क्या लेफ्ट पूछी है
क्या अंडे के पूछा है, क्या एक्टिव न्यूक्लियाई पूछे हैं। ये चीजें आपको इतना मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। हर चीजें देखिएगा एक या दो बार मैंने मेंशन की गई है। सबसे मेन रोल होता है कि आपको क्वेश्चन जब समझ में आएगा कि जब आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मतलब फिर आप कभी यहाँ कभी वहां मतलब क्वेश्चन ढूंढोगे, उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। बच्चे फिर बोलते हैं कि सर हम इसको देखते हैं, इसके लिए दूसरा मिलता है, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि साला होगा तो होगा, सोगा सोन। क्लियर नहीं है? तो सॉल्व बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं साइंस नहीं बदल सकती, सिर्फ उसके पूछने का यानी लैंग्वेज देने का तरीका बदल सकता है एग्जामिनर, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। ठीक नहीं है? हाँ, आइए इसकी बेसिस पर मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊं। ठीक नहीं है? इसी बेसिस पर पढ़िए। अब आपको मैंने ये रूल तो मैंने बता दिया यहाँ पर। ये अब मैं आपको कुछ बेसिक बताऊं, जो मैंने आपको रेट के बारे में डिफाइन तो कर दिया गया। अगर इस केस में आपको मान ली मास देगा तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार टीचर ने मास तो बताया नहीं, यार टीचर ने केवल डिफाइन कर दिया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और आगे बढ़ गया। क्लियर? तो आइए करते हैं डिस्कस यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर क्या है रेट। याद करो वो दिन जब आपको पढ़ाया था मैंने केमिकल काइनेटिक्स में, और वहां मैंने बताया थी कि जो रेट होता है रेट अपॉन के और इनटू, और यहां बोलते हैं कंसंट्रेट और यहां बोलते हैं एन। क्लियर? वही है कि रेट जितना ज्यादा होगा मतलब कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी, और ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड है, थर्ड है। ठीक नहीं है? हाँ, यहां इसको बोलते हैं यानी कांस्टेंट बोलते हैं। समझ गए? नहीं है? इसी प्रकार वहां बोलेंगे लैम्डा कांस्टेंट। ये रेट है। रेट का मतलब होता है, यहां आपने सुना होगा डीसी अपॉन डीटी, यानी कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम कैसे चेंज हो रही है। समझ गए? नहीं है? तो अब इसको हटाओगे यहां से तो मिलेगा के और सी और एल लगाते हैं, तो ये है रेट टाइम। इसी प्रकार इस वाले केस में क्या, वो भी क्या है आपने सुना होगा डी एन और डी टी बराबर, और यहाँ लैम्डा और मैं लिख दी यहाँ पर ये एन लिख दिया। ठीक, यहां थी कंसंट्रेशन थी, होता 1 मोलर कंसंट्रेशन, 2 मोलर कंसंट्रेशन, या होता 2 मोल दे दे, 3 मोल दे दे। तो अब यहां तो ऐसा तो है नहीं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो वो हम इनसे डिफाइन करते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन से। अब यहां अब मैंने लिख दिया लैम्डा, वो इसलिए अगर मैं ये नहीं लिखता तो रदरफोर्ड बोलते यार तुम मेरा अपमान कर रहे खुलेआम, हम इतनी मेहनत की हमने यार रेडियोएक्टिविटी पे और तुमने सब पानी धो दिया। कम से कम आपने हमारा एक बार नाम भी नहीं लिया चैप्टर में आपने, तो उनके नाम को लेने के लिए हमने ऑनरशिप बढ़ाने के लिए हमने लैम्डा लिख दिया ताकि रदरफोर्ड खुश हो जाए। क्लियर नहीं है? तो हमने लिख दिया लैम्डा। अब ये न्यूक्लियाई है तो ए लिख दिया एन, टाइम है dt लिख दिया, और हम जानते हैं नंबर इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो याद करो इसके बाद फिर केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि एन। मोल्स क्या होते हैं, मोल्स आपके होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल। चलो मैं लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि आपको क्लियर नहीं होगा ना तो फिर वही है आप जो रटना शुरू कर दोगे। ये है आवागरादों की संख्या, तो इनको हम लिखते हैं मोल और इनटू एन ए और यहां पर एन ए। क्लियर? ये है आवागरादों की संख्या। बहुत से लोग समझेंगे कि सर अभी वही है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो आपने एन ए से लिखा था। अरे वो मैंने सैंपल लिखा था इसलिए लिख दिया। यहाँ 6.2 इंटू 10 की पावर 23 ये आते हैं। क्लियर? हाँ, तो अब ये नंबर है, तो नंबर हम बेटा इसको कैसे नहीं लिख सकते क्या, एन बराबर है एन और इनटू आवागरादों की संख्या। ये क्या है, आवागरादों की संख्या, ये लिख दी मैंने। एन है मोल और ये है नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। समझेगा ना? ये वो बताता है। तो हमारा भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है, न्यूक्लियाई, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या। तो ये कॉन्सेप्ट इसके बेस पे कई बार मैंने देखे हैं आईटी ने सवाल पूछे हैं कि वो ये चीज बच्चा पढ़ के रहता है, ये यहाँ पर एन और एन नॉट और इनटू हाफ और इनटू एन, लेकिन इसके बेस पे सवाल ये नंबर है तो होता क्या है, वो इसी के बेस पे सवाल में फ्रेम करता है इस तरह से। ये क्लियर नहीं है? हाँ, तो वो सवाल हमने देखा था कि एन
और इनिशियल और इनटू हाफ, ये मैंने देखा था। ये क्लियर। तो अब देखिए यहां पर ये इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है, मोल है ना, तो मोल को लिख सकते हैं, वेट लिख सकते हैं और मोलर मास, मोलर मास और वेट। वेट हमेशा किसमें लेंगे हम लोग, ग्राम में लेते हैं, और यहाँ एन ए की संख्या यानी आवागरादों की संख्या ये है, ठीक ना। हाँ, तो अब देखिएगा इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू वैल्यू यहाँ पर ये है। बस चीजें सीखते आइए, डिटेल में सीखना है तो ऑलरेडी लेक्चर मैंने डिफाइन कर रखा है, ठीक है ये। हाँ, अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू हम लिखेंगे तो ये तो दोनों कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा दोनों साइड में, तो यहां बचेगा मास बचेगा यहाँ पर ये। तो पहले मैं लिख रहा हूं यानी कि वेट, वेट इनिशियल वेट और यहाँ हाफ और यहाँ एन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आ गया। ये क्या है यहाँ पर, W क्या है, W है इनिशियल वेट, ठीक, और W क्या है, W है यानी कि अनडिके, अनडिके कहें या लेफ्ट वेट, ठीक। हाँ ये है, और एन तो पता ही आपको, मैंने अभी पूरा डिफाइन किया था 1 2 3 4 कुछ हो सकता है, ठीक नहीं है। हाँ, इसके बाद में एक और पूछता है, इसी बेस पर और पूछता है, यहां लिखना रेट इनिशियल और इनटू हाफ एन, ये चीज। फिर हम लिख सकते हैं और भी डिफाइन कर सकते हैं इसकी बेस से चीजों को, और भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसकी बेस पे कैसे क्वेश्चन आपको पूछेगा। इतना क्लियर नहीं है, एन हो गया यहाँ पर ये। अच्छा इसको ऊपर भगाते ना, आई देखिए पर ये इसके बेस पे। अब इतना हम लोगों ने कर लिया क्या है, जहां मैंने बताया था कि नंबर ऑफ क्या है, न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का मतलब न्यूट्रॉन है प्लस प्रोटॉन की संख्या है। हो सकता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों हो सकता है केवल न्यूट्रॉन हो, क्लियर नहीं है, हो सकता है केवल प्रोटॉन न्यूट्रॉन जीरो हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये है, इसको मैंने माना था यानी कि एन वाली संख्या मानी थी मैंने, एन, क्लियर। तो बताओ क्या मैं एन बराबर मैं ये नहीं मान सकता क्या, एन बराबर मोल्स इनटू आवागरादों की संख्या वाली, क्लियर। तो हम बताओ इसकी जगह ये नहीं लिख सकते आप क्या, वेट अपॉन मोलर मास और इनटू एन ए, क्लियर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये आवागरादों की संख्या, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इनका पड़ेगा मोलर मास का और वेट का। हो सकता है कभी उसने 2 ग्राम दिया हो सकता है कभी ये ना दिया हो, वो दे सकता है डायरेक्ट मोल, हो सकता है वेट सेव कर दे, मोलर मास चेंज कर देना। तो इसके बेस पे आप ये सारी चीजें आपको खूब आपको पता होनी चाहिए। इसलिए बताओ क्या यहां से ये क्या है, कांस्टेंट है, एक संख्या है ना आवागरादों की, हो सकता है सेम एलिमेंट बोल दे, यूरेनियम के 2 सैंपल तैयार कर दे, एक में क्या 2 ग्राम यूरेनियम सैंपल है, दूसरा सैंपल में 5 ग्राम सैंपल है यूरेनियम का, तो हो सकता है। तो बताओ फिर ये वैल्यू क्या है, इसके बराबर आगे नहीं आगे, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया W नॉट इंटू हाफ और इंटू एन, इसलिए क्या था मैंने। कब लगेगा, जब कोई सेम एलिमेंट देगा, हो सकता है थोरियम दे, हो सकता है यूरेनियम, कुछ भी यहाँ पर दे सकता है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल कर रहा है, एलिमेंट भी वेट भी दोनों लगेगा, क्लियर। हाँ, आइए मैं आपको यहाँ के टाइम के बेस पे आप करता हूँ सवाल आपके बेस पे, ठीक है ये। हाँ, टाइम के रिलेशन के बेस पे सवाल कैसे आएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या है। और यहां से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से पक्का आता ही है, एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से, इतना हम लोगों ने यहां से देख लिया ना, ये यहां से इतना मैंने एक क्वेश्चन यहां से हम लोगों ने देख लिया है। आइए अब हम करते हैं यहां पर क्वेश्चन यहां से क्या, क्वेश्चन नंबर कौन से कराएं आपको हम लोग, आइए देखते हैं, चलो यही देते हैं क्या। ये कर रहे हैं कि हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव क्या है, यानी कि रेडियो, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, सब्सटेंस SUBSTANS
CE सब्सटेंस कितना है 60 मिनट है, यानी कि मेरे को बराबर दे रखा है। देन परसेंटेज, अब आ गया सवाल ये, देन परसेंटेज डिके इन 4 आवर एज, इतना क्लियर नहीं है? हाँ, परसेंटेज डिके इतना यहां से तुम्हारा क्लियर हो गया ना। आइए अब हम देखते हैं इसको, यहां से देखते हैं चीजें। अभी देखना कैसे, आप पहले आपको करता हूं अपने कॉन्सेप्ट से, फिर मैंने कहा कि आपको पाइन नहीं चलेगा, आंसर ऐसे ही आएगा। तो अभी मैं प्रूफ करके दिखाता हूं चीजें ना ये। तो पहले आपके सामने मैं दोनों तरीका से कराता हूं। जो शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट तरीका बस इतने में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है ये। लेकिन कॉन्सेप्ट से समझते पहले आपको। देखिए यहां पर क्या ये कह रहे हैं, यहां से हाँ ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि हाफ लाइफ कितना, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितना है ये है 60 मिनट है हाफ लाइफ। जैसा कहा है एग्जामिनर वैसे हम करते चलेंगे। कितना है ये 60 मिनट है, ठीक। एंड परसेंटेज, हाँ एंड परसेंटेज बताना है तब डिके इन 4 आवर, यानी 4 घंटे बाद। हाफ लाइफ कितना है, टाइम कितना है लग रहा है इसको, टाइम होने में लग रहा है 4 आवर। 4 आवर मतलब 4 into 60 यानी कि 240 मिनट। लिख दो मिनट। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको नहीं लिखे तो पूछते हैं सर इसकी यूनिट क्या है, यूनिट उनको बताना पड़ता है अलग से, बेटा इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो बोलते बेटा खो गया क्या, ये क्या है टाइम, सेकंड आएगा, ठीक है ना। ये आने की मिनट में है तो मीटर पर सेकंड, चलिए ना मिनट लिख दिया, क्योंकि वो होती है वेलोसिटी होती है, ठीक ना। तो अब देखना है यहां परसेंटेज पूछा गया है किसका, डिके का पूछा गया है, क्लियर ना। डिके अगर अनडिके होगा तो आंसर बदल जाएगा, आपको ध्यान रखना चीजों को। देन परसेंटेज ऑफ डिके है, अगर यहां अनडिके हुआ तो आंसर बदल जाएगा आपका, ठीक। हाँ तो अब देखिए यहां से क्या निकालते हैं हम लोग, यहां से हम निकाल लेते हैं, यहां से कितनी वैल्यू यहां पर क्या है, ये अनडिके है, ये है यहां पर इनिशियल वैल्यू है और इनटू हाफ है, क्लियर। तो मुझे ये n निकालने के लिए मुझे इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आओ मुझे n निकालनी यहां पर, n कितना टाइम लगा है और कितना हाफ लाइफ है, ठीक। कितना है लगा समय 240 मिनट है, ठीक। हाफ लाइफ कितना है ये 60 मिनट है। तो यहां से कितना आ गया, यहां से 0 से 0 कैंसिल और 6 से जाएगा ये 4 बार जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर 4 आ गया, ठीक। n बराबर कितना आ गया 4 आ गया ये, ठीक। आइए देखिए अब यहां निकालते वैल्यू, n इक्वल टू n नॉट इनटू हाफ और इनटू दैट में इसकी वैल्यू में पुट कर दे रहा हूं कितनी 4। तो n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल टू n नॉट और यहां आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्लियर। कितना आ गया ये 16 ये आ गया आपका। लेकिन ध्यान रखना यहां बेटा पूछा क्या है आपसे, ये पूछा गया था यानी वहां पर डिके पूछा था, देखते रहना यहां पर चीजों को, क्योंकि बड़ा कंफ्यूज करता है जे यहां से। ये है डिके, अगर अनडिके हुआ, अगर यहां अनडिके पूछता तो मेरा आंसर कौन सा था, मेरा आंसर ये है, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करके जो परसेंटेज में आएगा फिर वो आंसर आता, क्योंकि मैंने बताया था आपको ये क्या है, ये है अनडिके, ये अनडिके है, तो इसलिए मेरा ये आंसर नहीं है। अगर पूरा अनडिके पूछता तो यहां परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता वो मेरा आंसर होता। तो अब आंसर ये नहीं है, तो अब आंसर निकालेंगे डिके वाला निकालेंगे। तो जिसकी मैंने आपको वैल्यू बताई थी वो वैल्यू बताती मैंने आपको आने की एन डैश कितने हैं, इनिशियल कितने हैं एन नॉट मान ली मैंने, कितने हैं अंडे के, ये वैल्यू यहां पर ये है, क्लियर। तो इनकी वैल्यू पुट ये कर दोगे, एन नॉट माइनस एन नॉट बाई 16, कितना बचेगा ये बचेगा 15 एन नॉट और 16, क्योंकि यहां से 16 होगा, 16 में से एक कम होगा
तो 15 और n नॉट, ये n नॉट है इनिशियल संख्या, ठीक नहीं है। हाँ, तो आप देखना यहां से, और ये वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर, ये वैल्यू है यहाँ पर, इसको बोलते हैं यानी कि डिके न्यूक्लियाई, ठीक। हाँ, तो अब बताओ कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये एन डैश यहाँ पर आ गई 15/16 और यहाँ एन इनिशियल। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, परसेंट लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से, ये यहाँ जाएगी ये 15, यहाँ से 4 जाएगी, 4 से काटोगे 4 और 4 जा कितना 25, तो इसको सॉल्व करने पर 93.7% वैल्यू आएगी। कितनी आ गई है, ये एन आ गई है 93.75, ये तो ये आपका आंसर होगा, ये वाला कितना पर हुआ 93.7%, ये आंसर है। क्लियर, ये वाला आंसर है, ना कि आपको इससे 100 से करोगे वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में वो भी आंसर आपको देगा वो। क्लियर, ये कौन सा है, अगर अंडे के पूछता ये आंसर है, डिके पूछ रहा है तो ये आंसर आपका, ठीक। अब मैंने कहा कि पेन नहीं चलेगा तो आपका आंसर कैसे आएगा, सुनिएगा। सुनिए, यहां देखिए, इसको देखिए, यहां पर देखना। अब बताओ, क्या आपको यहां से देखना, ये यहां देखना, क्या आपको ये नहीं पता यहां पर चीजें, आओ तुम कहे तुम पसंद करते हो, आइए अब यहां देखिएगा, n इक्वल टू टाइम इनटू हाफ। अब बताओ यहां पर चीजों को, क्या आपको ये चीजें यहां से अब आ जाओ, यहां देखिएगा, ये कितना है, ये 4 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, और हाफ कितना है, ये 1 घंटे का, ये कितना, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पर चीजें आपको, ये यहाँ देखिएगा, इसका मतलब बेटा होता है यानी कि 1 घंटा, यानी कि 1 आवर, इसका मतलब होता है 1 आवर, और घंटे कितनी है 4, यानी जो हाफ लाइफ कितना है उसका 1 आवर है, और टाइम कितना रखा है 4, तो यहां से जो टाइम की वैल्यू आएगी वो n की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 4। अगर यहां से नहीं कर पाए, इतनी दिमाग नहीं चल रहा है एग्जाम में ड्यू टू प्रेशर, तो आप इसकी वैल्यू यहां रख दोगे, आवर यहां रख दिया, आवर को चेंज करोगे यहां पर, या आवर में इसको चेंज कर लो मिनट में, या इसको इसमें चेंज कर लो, तो मैं इसको रख दे रहा हूं घंटे में, 4 घंटे ये है, इसका कितना होगा 1 आवर होगा, तो 1 आवर ये कर दिया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, ये 4 आ गई ना। और मैंने अभी बताया था जब n की वैल्यू 4 होती है तो कितनी होती है परसेंटेज आती है 93.75%। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि आपको ये पैन नहीं चलेगा, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं 1 घंटा और 4 का फर्क है ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4, और 4 में मैंने लिखवाई थी वैल्यू, n की वैल्यू कितने परसेंटेज लिखवाई थी मैंने, इतना क्लियर नहीं है। हाँ, तो इतनी कितनी आ गई, कब, जब n की वैल्यू 4 होगी तो इतने परसेंटेज, या तो उसको याद कर लो, या तो फिर आप अपना 1 मिनट आप दे दो उसको, ठीक नहीं है। हाँ, क्लियर। हाँ, आइए और देखते हैं, इसके हम सवाल देते हैं पर, ये पहला सवाल मैंने आपको यहां से ये करवा दिया, ठीक है ना। ये इसके बेस पे आपको मैं एक सवाल और देता हूं, मैं इसके बेस पे हम लोग, आइए एक सवाल आपको और देते हैं, एक सवाल आपको हम और देते हैं, एक सवाल आपको हम, आइए यहीं से करते हैं चीजों को, आओ देखना पर क्या है, ये कह रहा है, अब क्वेश्चन दे रखा है ये 7/8, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जिसकी बहुत दिन से तमन्ना थी आपको कि सर ये करवा दो, आइए देखिए वही आ गया सामने जिसको हमको उम्मीद नहीं थी। क्लियर नहीं है, ऑफ ए सैंपल, ऑफ ए सैंपल, सैंपल रखा है ये, हाँ सैंपल disintegrate in time t, अब देखिए how much time it will take
डिस इंटीग्रेट 15/16 फ्रैक्शन। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और बेटा यहाँ जल्दी से आंसर लिख लो इसके। एक दे रखा है टी, बी दे रखा है इसका 4/t दे रखा है, 4/3 दे रखा है, 4/3 t दे रखा है, और c दे दिया इन्होंने 5/3 और d दे दिया यहाँ पर ये 2t। आप सॉल्व करते हैं इसको, इन भाईजान को सॉल्व करते हैं अच्छे से। देखिए पर सुनिएगा, क्लियर नहीं है? हाँ। और नीट के बाद बेटा आपको इसकी पूरी आपको पीपीटी फॉर्म में सब कुछ मिलेगा, बस उनको तैयार होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है? हाँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने लगा इसको 1.5-2 महीने ही इसको स्टार्टिंग करने के लिए, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा, ठीक है? हाँ, पीपीटी होते सब आपके लिए टाइम रेडी होगा, तो उसको बनने के लिए मैंने दे दिया गया, ठीक है? हाँ, कोई झटसी बात है, इतना काम स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक? देखिएगा अब यहाँ देखिएगा इसको, ये कह रहे हैं कि 7/8 फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब है ये वैल्यू परसेंटेज में नहीं है, ठीक है ना? ये हाँ, फ्रैक्शन ऑफ ए सैंपल डिसइंटीग्रेट इन टाइम t दे दिया। अब यहाँ जो टाइम लग रहा है उसका टाइम कितना है? ये उसका टाइम है ये t टाइम है। कितना है ये t टाइम है। दो तरह के सवाल है पर ये। पहला कह रहे हैं जब हमने कोई n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है और ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है यानी कि इनिशियल की 7/8 है। अब इसमें जो समय लग रहा है वो समय कितना है, यानी कि टाइम कितना है? ये वो टाइम उन्होंने दिया t दे दिया गया। अब यहां देखना हाउ मच टाइम, टाइम नहीं पता है मेरे को अब टाइम नहीं पता है। हाउ मच टाइम टेक विल डिसइंटीग्रेट क्या है, डिके क्या है या डिकम्पोजर क्या है, बात एक ही है। कितना? 15/16 इसको ऐसे लिखते हैं पर ये, यानी कि n इक्वल टू n नॉट 15/16। यहाँ जो समय लग रहा है वो समय हमसे पूछा गया है। इसका समय इतने फ्रैक्शन होने में सैंपल को क्या इतना समय लग रहा है। हाउ मच टाइम इट विल टेक, हाउ का मतलब है कितना समय अब लगेगा जब इतने फ्रैक्शन को कंप्लीट होने में, मतलब डिसइंटीग्रेट होने में, ठीक नहीं है? अब फिर मैंने आपको एक बताया थी तरीका, मैंने आपको ये जो वैल्यू निकालते हैं ना, ये वैल्यू वो वैल्यू है जिसको बोलते हैं अनडिके बोलते हैं। अनडिके का मतलब होता है अभी ये वैल्यू डिकम्पोज नहीं हुई है, अभी ये वैल्यू आने डिसइंटीग्रेट नहीं हुई है, टूटी नहीं है, क्लियर नहीं है? हाँ, अभी विखंडन नहीं हुआ इसका। तो हम निकालते हैं आने डिके वाली वैल्यू के लिए। डिके वाली वैल्यू कैसे निकालोगे? मैंने अभी बताया था, एंड एस इनिशियल वैल्यू माइनस ये वैल्यू, ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके, ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियल, और ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिके, ठीक? हाँ, तो अब देखना इसकी वैल्यू हम पुट करोगे तो n नॉट, इसकी वैल्यू पुट ये करते हैं, कितना आ गया ये 7/8 और यहां पर आ जाएगा n नॉट। तो ये सॉल्व करोगे तो n डैश की वैल्यू कितनी आएगी? वो आ जाएगी यहां पर ये 1/8 और n नॉट, ठीक? इसी प्रकार यहां निकालोगे तो यहां से निकालोगे आप n डैश n नॉट और इनिशियल। तो अब यहां निकालोगे n नॉट, तो यही है। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 15/16 n नॉट। तो अब ये n डैश निकालोगे यहां से कितना आएगा? 1/16 और ये n नॉट आ जाएगा। इतना क्लियर? यहां पर किया जाएगा। तो याद करो जब मैंने क्या बताया था, मैंने 1/7/8 n की वैल्यू 3 बताई थी। जब ये आएगा तो n की वैल्यू मैंने 4 बताई थी। मैंने वहां से नहीं हो रहा तो यहां से कर सकते हैं ना। आइए इसको n और यहां n नॉट और हाफ और इनटू n, क्लियर? हाँ,
आई, इसकी वैल्यू करते हैं। ये वैल्यू कितनी यहाँ पर, ये वैल्यू है n नॉट और 1 इंटू और 8 और यहाँ n नॉट, ठीक, 1/2 और यहाँ n। इसी प्रकार यहाँ देखो डॉट इसकी वैल्यू, यहाँ में डॉट वैल्यू रख देते हैं हाफ n और यहाँ कितना है n नॉट, क्लियर। हाँ, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर, ये यहाँ इसकी वैल्यू पुट मत करो, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ये देखिएगा जब यहाँ रखोगे कितना है ये 1/16 n नॉट और ये नीचे वाली वैल्यू n नॉट है। यहाँ देखिएगा हाफ इंटू n ये है। अब देखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं ये वैल्यू जानते हैं, ये है एंड के और ये है इनिशियल वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट करके मैंने ये वैल्यू यहाँ रख दी, मैंने यहाँ पर ये रखी n नॉट बाई 8 और इनिशियल नॉट ये है। तो और अब यहाँ देखिएगा यहाँ पर ये इससे वैल्यू कैंसिल होगी यहाँ पर, ऐसे यहाँ इसकी वैल्यू मान उठा के यहाँ रख दी, जब यहाँ रखोगे ये तो n नॉट बाई 16 होगा और n से n कैंसिल होगा, ठीक। तो अब देखिएगा इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4, इसको लिखते हैं हाफ इंटू n, हाफ हाफ बराबर है n बराबर कितना कंपेयर करने पे आने की n बराबर 4, तो यहाँ से कितना आ गया n बराबर 4 आ गया। यहाँ देखिएगा 1/2 इंटू 3 1/2 और n, हाफ हाफ बराबर है तो n किसके इक्विवेलेंट होगा 3 के बराबर होगा, तो n बराबर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक। तो मैंने टाइम बताया था यहाँ पर, ये टाइम निकालने के लिए कितना आया था यहाँ पर, ये आने की n इंटू टी हाफ, मैंने आपको ये बताया था, क्लियर। हाँ, तो आप देखिएगा इसके लिए निकालोगे पहले वाले के लिए टाइम कितना है t1 दिया, t मान लेते हैं t1 मान लो, ठीक है। ये इसके लिए कितना है ये 3 है, इसके लिए कितना है टाइम हाफ ये है, क्लियर। अब इसके लिए निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसके लिए निकालते हैं t2 हमसे यही पूछा है इसके लिए, ठीक ना, तो कितना होगा 4 इंटू टी, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर ये इससे क्या होगा ये कैंसिल होगा, तो अब इसकी मल्टीप्लाई ये और इसकी मल्टीप्लाई ये, तो सॉल्व करने पर कितना आएगा ये इक्वेशन बेटा सेकंड है, ठीक। तो t2 कितना आएगा, t2 आ जाएगा यहाँ पर देखना इसको ये 4t/3, देख लेना जो आंसर मैच कर जाएगा, इतना क्लियर। ये क्या हुआ आंसर होगा आपका, क्लियर। ये भी बता रहा हूं कि आपको पेन नहीं चलेगा, आप ऐसे इसको सॉल्व कर दो शॉर्टकट में। यहां से देखना इसकी वैल्यू n की वैल्यू मैंने यहां रखी, इसके लिए n की वैल्यू मैंने 4 ये रख दी, दोनों बराबर हैं। टाइम ये क्या हाफ लाइफ को t दिया था इसका और इसका जो है t मैंने मान लिया, ठीक है। यहां से कैंसिल होगा तो यहां से कितना बचेगा ये 4 और यहां के लिए फिर नीचे आ जाएगा, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेट की वैल्यू कट ही जाएगी, ठीक है। हाँ सेम है पर। अब देखना इसको हम पर देना कैसे हम कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ध्यान देखना 7/8 मैंने बताया था, n की वैल्यू मैंने बताई थी 3, जब 15/16 इसमें मैंने n की वैल्यू बताई थी 4, प्लस इससे पहले जो क्वेश्चन था वहां मैंने बताए थे जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो n की वैल्यू 4 आएगी, इतना क्लियर। तो आप डायरेक्ट याद कर लो इसको, या तो आप इतने झंझट से बच जाओगे, क्लियर ना, या तो आप इतने झंझट से बच जाओ या तो आप इसको डायरेक्ट कर लो। मैं तो यही कहूंगा कि एग्जाम में एक अच्छी रैंक के लिए आपके साथ एक स्मार्ट स्टडी होना बहुत जरूरी है। ये मैटर नहीं करता कितना आ रहा है, मैटर ये करता है कि करने का तरीका क्या है, कितना उसको इजी वे में कर रहे हैं। होता नहीं है, मान ली कोई बच्चा मान ली 12 घंटा पढ़ रहा है, कोई बच्चा मान लेते वो 8 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसको पढ़ने का तरीका कैसा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, कितना शॉर्टकट से वो अप्लाई कर रहा है। और शॉर्टकट भी जब आएगा जब कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप होंगे, और कॉन्सेप्ट बेटा बिल्डअप नहीं होंगे तो आपको फिर शॉर्टकट आपको याद नहीं आएंगे, क्लियर ना ये। हाँ, फिर लास्ट टाइम में यही होगा कि इसको पलटो पेज उसको पलटो, पता ही चला कि हार्ड डिस्क पूरी फुल है, ठीक नहीं है। हाँ आई इतना क्लियर नहीं है यहाँ से। हाँ डार्ट कर सकते हैं, टाइम बराबर कितना होता है m r into हाफ लाइफ, ठीक। अब ये दोनों बराबर हैं तो पहले टाइम के लिए कितना t मान लिया 3 मान लिया, दूसरे के लिए टाइम मैंने t डैश मान लिया, इसके लिए 4 मान लिया, आ गया आंसर। ये निकालना है कर दो यहाँ से।
रहेगा, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। बस तरीका आपको पता होना चाहिए आपको, ठीक नहीं है। हाँ बस ऐसे सवाल हैं मेरे पास भी, बस ठीक नहीं है। हाँ अब यहाँ से जो है आपका जो है पूरे प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ से जो है पूरे यानी इस कॉन्सेप्ट पे आपके क्लियर हो गए, ठीक नहीं है। हाँ बाकी स्टूडेंट हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, प्लस आपके एग्जाम के बाद आगे पूरा जो मिलेगा आपको पीपीटी फॉर्म मिलेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली ये स्टार्ट हुआ सेटअप, क्लियर नहीं है। हाँ क्योंकि पीपीटी बनने में थोड़ा टाइम लगता है पूरे नोट्स के लिए, क्लियर। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए नोट के साथ, तब तक के स्टूडेंट अपना ख्याल रखिए, बाय बाय टाटा, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट।